and welcome to this edition of Atmanirbhar Bharat. Prime Minister Narendra Modi, a short while back, dedicated to the nation the 306-kilometer-long Rewari-Madar section of the Western Dedicated Freight Corridor. He also flagged off the world's first double-stack, long-haul, 1.5-kilometer-long container train hauled by electric traction from New Ateli to New Kishangarh. With the inauguration of this section, seamless connectivity between the Western Dedicated Freight Corridor and Eastern Dedicated Freight Corridor will be achieved. What are the various aspects that the Indian Railways, being one of the drivers of the fast-growing Indian economy, with this development have been able to achieve? Dedicated freight corridors were planned along the Golden Quadrilateral rail route to further this growth. How far have they fulfilled their expectations? What is the present scenario and the road ahead with its challenges? We discuss all this and more with our guests in today's edition. नमस्कार। अगले एक घंटे के दौरान आत्मनिर्भर भारत में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से भारत आत्मनिर्भर हो रहा है माल वहन की क्षमता को भारतीय रेलवे के द्वारा बढ़ाने में। इसके लिए माल वहन के लिए फ्रेट कॉरिडोर्स तैयार किए जा रहे हैं, ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर्स और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर्स। और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर्स की बात करें तो अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी मदार खंड को देश को समर्पित किया है। और साथ ही साथ आज का दिन इसलिए भी बड़ा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द्वारा चलने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को। और आइए आपको हम कुछ दृश्य दिखाते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर हरी झंडी दिखाई और फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये आप दृश्य देख रहे हैं न्यू अटेली से ये न्यू किशनगढ़ तक ये ट्रेन का कॉरिडोर है, कंटेनर ट्रेन। और ये कंटेनर ट्रेन है। इसकी खासियत ये है कि ये 1.5 किलोमीटर लंबी है और दुनिया की पहली डबल ट्रैकर, यानी कि ये एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर रख के आप देख सकते हैं विजुअल्स में। ये ट्रेन दुनिया की पहली ट्रेन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ ही देर पहले इसको हरी झंडी दिखाई है। तो भारतीय रेलवे की माल वहन क्षमता की हम बात करें तो आज का दिन एक बड़ा दिन इसको कहा जा सकता है। और हम यहाँ आपको ये भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा इस दौरान। और प्रधानमंत्री ने न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ तक 1.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ियों की शुरुआत के साथ आज भारत दुनिया के गिने चुने देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। आइए सुनते हैं। आज हरियाणा के न्यू अटेली से राजस्थान के न्यू किशनगढ़ के लिए पहली डबल स्टेक कंटेनर मालगाड़ी रवाना की गई है, यानी डिब्बे के ऊपर डिब्बे, वो भी 1.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी में। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत इस सामर्थ्य वाले दुनिया के गिने चुने देशों में आज अपनी मौजूदगी, अपनी ताकत दर्ज करा रहा है। भारत उसमें शामिल हो गया है। And as the Prime Minister said, this dedicated freight corridor is being looked at as a game changer for India in the next decade. After a lot of hard work in the last 5 to 6 years, it has come to fruition. India needs 3 times more speed for development on all fronts. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट को 21वीं सदी में भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। पिछले 5-6 वर्षों के कड़े परिश्रम के बाद आज इसका एक बड़ा हिस्सा हकीकत बन चुका है। कुछ दिन पहले जो न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन शुरू हुआ है, वहां मालगाड़ियों की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर तक दर्ज की गई है। जिस रास्ते में मालगाड़ियों की औसत स्पीड सिर्फ 25 किलोमीटर की रही हो, वहां अब पहले से करीब करीब 3 गुना ज्यादा तेज मालगाड़ी चलने लगी है।
भारत को पहले के मुकाबले विकास की यही स्पीड चाहिए और देश की ऐसी ही प्रगति चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कोरोना काल चल रहा है और भारत को बड़ी सफलता मिली है मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाने में। इसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कदम ने देशवासियों में नया आत्मविश्वास पैदा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ भारत की इस उपलब्धि पर हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा हो गया है। कुछ ही दिन पहले भारत ने कोरोना की 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन भी स्वीकृत की है। भारत की अपनी वैक्सीन ने देशवासियों में नया आत्मविश्वास पैदा किया है। 2021 की शुरुआत के माहौल में आरंभ से ही भारत की ये तेजी आत्मनिर्भरता के लिए गति, ये सारी बातें देख करके सुन करके कौन हिंदुस्तानी होगा, कौन मां भारती का लाल होगा, कौन मां भारत को प्रेम करने वाला व्यक्ति होगा जिसका माथा गर्व से ऊंचा न हो। इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि फ्रेट कॉरिडोर के एक खंड को राष्ट्र के नाम समर्पित करने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास तौर पर उन्होंने धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये कॉरिडोर देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होने के साथ ही राजस्थान के लिए खास तौर पर एक सौगात है। पैरेलल ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर बने फ्रेट के लिए, जिससे कि देश की आर्थिक गतिविधि तेज गति से बढ़ सके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तेज हो सके। और वही आज मैं समझता हूं कि बहुत सौभाग्य की बात है कि वो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 42% हिस्सा जो है राजस्थान से होकर गुजरता है। राजस्थान वासियों के लिए तो प्रधानमंत्री जी आपने बहुत बड़ी सौगात दी है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। And along with the Rajasthan Chief Minister, other union ministers were also present on the occasion. Let's listen in to what Union Minister Piyush Goyal had to say, Railway Minister had to say on the occasion in his welcome speech. JNPT को दादरी से जोड़ने वाली 1500 किलोमीटर लंबी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 5 राज्यों को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र को जोड़ेगी। WDFC इन राज्यों से गुजरता हुआ वह धागा है जो आपस में बांधते हुए इन क्षेत्रों के समुचित आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान करेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई गति प्रदान करेगा। और भारत किस तरह से इस मामले में यानी कि माल वहन के मामले में, मालगाड़ियों के मामले में आत्मनिर्भर हुआ है, हम इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ 3 विशेष मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं RN सिंह, प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के। हमारे साथ मौजूद हैं शैलेश पाठक, को चेयरमैन रोड्स एंड हाईवेज, फिक्की कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर LNT IDPL। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रंजीत मेहता, डिप्यूटी सेक्रेटरी जनरल हैं PSDCCI के। आप तीनों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले RN सिंह साहब, हम आपके पास आएंगे एक सवाल को लेकर के, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आज का दिन कितना बड़ा आप मानते हैं, खासकर अगर हम वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर की बात करें और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से चलने वाली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन की अगर बात करें तो? रेल के लिए पूरे भारत के आर्थिक विकास ये बहुत नई दिशा और नया बल देगा, क्योंकि वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है ये NCR राजनी और रेवाड़ी में तो JNPT और गुजरात के 3 पोर्ट नामदा, मुंद्रा और सुखाव इन सबसे जोड़ता। तो जो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट रीजन से और राजस्थान के हरियाणा के पोर्ट के माध्यम से होता है, उसको बहुत गति देगा
जो कि अभी एवरेज स्पीड हमारी 20 से 25 के बीच में रहती थी, मतलब नावों पे माल भरा रहता था, में लगते हैं, वो अब पूरी टर्नाराउंड बहुत तेजी से बढ़ेगा और इन माल गाड़ियों की गति जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर चलेगी वो जो औसत गति है वो 70-90 के बीच में आएगी, क्योंकि अब 20 से 25 की गति से 3 गुना से ज्यादा, तो हमारे जो एक्सपोर्ट की गति बढ़ेगी और उसकी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट में भारी कमी आएगी। तो जो हमारा एक्सपोर्ट का सामान जो भारत में इंडिया और Right. Right, Mr. Singh, we'll be coming back to you. But सिंह साहब, दरअसल आपके यहाँ पे appears- नेटवर्क की थोड़ा सा समस्या है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हमारे तकनीशियन आपसे संपर्क करेंगे, तब तक शैलेश जी let's से आप speak जी। to Mr. Shailesh. Shailesh ji, you've been overseeing and perhaps studying and analyzing the infrastructure developments in the past few years, over the years in India. The past few months have seen rapid development. Just recently, we saw the inauguration of another freight corridor on the 30th of December. Today, we are seeing the inauguration of another one. Massive infrastructure projects that will be a game changer, as the Prime Minister has said. Would you agree? I would completely agree, because our parent company, Larsen & Toubro, is a very large infrastructure construction company in India. And I may say that both in the western and the eastern dedicated freight corridor, our parent company's team has done an amazing job in quick construction on speed and scale. But uske pehle, I just wanted to say कि करीब 60 साल पहले 60 years ago, जापान की हालत हमारे ही रेलवे की थी जो 2010 में हमारी रेलवे थी, यानी बहुत ज्यादा कंजेशन था, ट्रैफिक स्पीड ऑन द रेलवेज वर वेरी स्लो। सो जापान ने एक्चुअली शिनकानसेन रेलवे बनाई, दी हाई स्पीड रेल शिनकानसेन, जो उनके फ्रेट ट्रेन्स के लिए काफी समय मिल गया ताकि वो तेज चला सके। हम लोगों ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाई और पिछले 10 साल में, विशेष रूप से पिछले कुछ सालों में, इसमें बहुत प्रगति आई है, बहुत तेजी आई है। दिस इज नॉट द ओनली थिंग दैट हैज हैपेंड रैपिडली इन इंफ्रास्ट्रक्चर। In all other areas of infrastructure, I can list out the specific achievements of completed assets. And I look forward to the National Infrastructure Pipeline, which talks about 111 lakh crore over the next 5 years. So those ideas in the National Infrastructure Pipeline can rapidly be converted and constructed into assets on the ground. Thank you. जी बिल्कुल, रंजीत मेहता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, PhD CCI से जुड़े हुए हैं। रंजीत मेहता जी अभी हमारे साथ। Right. जी बिल्कुल। Mr. Ranjit Mehta ji, if you can hear us. I can hear you. ओके, रंजीत मेहता जी, अगर हम बात करें उद्योग के नजरिए से बात करें, आज जो रेवाड़ी मदार खंड को देश को समर्पित किया है प्रधानमंत्री ने, जो आधिकारिक जानकारी हमको मिली है, इस जानकारी के अनुसार इससे राजस्थान और हरियाणा के रेवाड़ी, मानेसर, नारनौल, फुलेरा और किशनगढ़ इलाके में जो विभिन्न उद्योग हैं उनको लाभ होगा। काठुआस में स्थित कॉनकोर के कंटेनर डिपो का भी बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। गुजरात में स्थित कांडला, पीपावाव, मुंद्रा और दाहेज के पश्चिमी बंदरगाहों के साथ निर्बाध संपर्क हो सकेगा। तो कितना बड़ा कदम इसको मानते हैं आप? जी, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण कदम है देश की प्रगति में और देश को आत्मनिर्भर भारत की तरफ ले जाने में। सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में क्या है, अब हम जो है ग्लोबल वैल्यू चेन में हैं, जिसमें कि हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है आज की डेट में करीब 14 से 15% है, जो कि, और अगर डेवलप कंट्रीज की बात करें तो वो करीब 8 से 9% है। तो ये जो डबल स्टैक जो रेल कॉरिडोर है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में, जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसका इनॉग्रेशन किया है, इससे जो है सबसे बड़ी बात है कि गुड्स के मूवमेंट में, स्पेशली डोमेस्टिक ट्रेन, डोमेस्टिक जो मूवमेंट है, डोमेस्टिक ट्रेड है, उसमें बहुत बड़ी हमें मदद मिलेगी। लेकिन इसमें बॉटलनेक्स जो मुझे लगता है, जैसे हमारा पोर्ट्स को भी हमें उसी हिसाब से वहां पे JNPT में है, कांडला में है, पोर्ट्स मूवमेंट, अदरवाइज यहाँ से गुड जाएगा, अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहां पे अगर ज्यादा देर तक रुक गया
तो वो एक उसमें भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। अदरवाइज मैं समझता हूं जो लॉजिस्टिक मूवमेंट है, स्पेशली जो डोमेस्टिक ट्रेड के लिए है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को समर्पित करी है। इसमें स्पेशली जो बेल्ट है हमारी हरियाणा में है, राजस्थान में है, धारूहेड़ा और रेवाड़ी, ये जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं, यहाँ से गुड्स की मूवमेंट में बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी। और दूसरी बात ये है कि जो इसमें ये माना जा रहा है कि करीब जो स्पीड है, मूवमेंट ऑफ गुड्स की स्पीड है करीब 26 किलोमीटर बढ़ जाएगी। तो और जो रेल मंत्री जी का भी बयान था कि बाय 2030 इस टाइम जो है ओवरऑल लॉजिस्टिक बास्केट में अगर आप देखें तो रेल के थ्रू जो मूवमेंट है वो करीब 33 to 34% है ओवरऑल फ्रेट का। जो उनका मानना है कि बाय 2030 उन्हें वो करीब 50% तक उन्हें ले जाना है। क्यों ट्रेन से अगर हमारी मूवमेंट ज्यादा होगी तो डेफिनेटली हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम आएगी, जो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना, अगर हम ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहना चाहते हैं तो हमारे यहाँ लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना बहुत जरूरी है। और इस डेडिकेटेड फ्रेट जो फ्रेट कॉरिडोर है, इसमें जो कई सारे लॉजिस्टिक पार्क्स बनेंगे और जो ये जो आगे का प्लान है, तो मैं समझता हूँ ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप है जिससे कि एक पूरे लॉजिस्टिक में और जो लोगों को इंडस्ट्री में फायदा होगा वो एक बहुत प्रगति की तरफ भारत जाएगा और डेफिनेटली आत्मनिर्भरता की तरफ जाने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है जी। Right, a step towards Atmanirbharta, a transformational step taken by the Indian Railways. The Prime Minister has called it a game changer. We are talking about the dedicated freight corridor that the Prime Minister inaugurated today, as well as the only perhaps double stack container train that he flagged off. We are discussing the various aspects related to this in this edition of Atmanirbhar Bharat. It's time now for a short break, but we'll be right back with more. Stay with us. बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। हम लोगों का टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? हम में क्या कमी है? मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, पर What to do? अभी दिखाती हूँ। आपके फोन में इंटरनेट है? What do you mean? अरे ऑनलाइन जाइए, फास्टैग स्टिकर खरीदिए और यहाँ गाड़ी पे चिपका दीजिए और भारत के हर हाईवे का फाटक आपके लिए कैसे फटाक से खुल जाएगा। फास्टैग स्टिकर लगाओ, आगे बढ़ो, इंडिया को आगे बढ़ाओ। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के द्वारा आज जो वेस्टर्न फ्रेट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रेवाड़ी मदार खंड को देश को समर्पित किया गया। उसके अलावा डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। उससे किस तरह से आने वाले समय में बदलाव देखने को मिलेगा। हमारे साथ तीन विशेष मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ RN सिंह साहब मौजूद हैं, प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के। सिंह साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि वेस्टर्न फ्रेट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें या जो आज मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री ने, उसकी बात करें और आने वाले 10 सालों को हम देखें तो क्या कुछ बदलेगा इससे? ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ईस्टर्न और वेस्टर्न, ये मिला के पूरे भारत का लॉजिस्टिक सिनेरियो में एक गेम चेंजर की तरह काम करेंगे। अभी जो हमारे लॉजिस्टिक्स में जो मेजर प्रॉब्लम है वो है, चाहे वो रोड से हो या रेल से हो, हमारी एवरेज स्पीड बहुत कम है कार्गो की, जो कि इसका यही एक सोल्यूशन था कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो सबसे लेंथ हमारा यूथ नेटवर्क है, जो कि दिल्ली हावड़ा है, जो GT रोड आप कह सकते
और इधर जो एनसीआर रीजन है उससे लेकर गुजरात और महाराष्ट्र जो पोर्ट एरिया बंदरगाह जिसको कहते हैं वहां तक लिंकेज जैसे ही इंप्रूव होंगे तो हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, हमारे जो ट्रेडर्स हैं, उनको जो हमारे बंदरगाह हैं उन तक बहुत तेजी से पहुंचने का मौका मिलेगा, चाहे वो इंपोर्ट के सामान हो या एक्सपोर्ट का सामान हो। तो उससे जो उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसमें बहुत भारी कमी आएगी और जो उसमें वहाँ टाइम पहुंचने का समय है उसमें बहुत भारी कमी आएगी। तो इन दोनों को मिलाने से उसकी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, जो कि प्रोडक्शन कॉस्ट में जो ऐड होती है, जब उसको लैंडेड कॉस्ट जिसको कहते हैं, तो लैंडेड कॉस्ट हमारी कम होगी तो पूरे विश्व में हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं और उनकी कॉस्ट कम होगी, वो बहुत ज्यादा कम दामों पे उपलब्ध होंगे, उनकी खपत बढ़ेगी तो देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा फल मिलेगा। तो अभी तक जो एक हमारी समस्या रही है कि हम विश्व के बाजारों में कुछ सरबराह नहीं कर पाते हैं, तो वो चीज खत्म होगी और हमारे जो प्रोडक्ट हैं, हमारा सामान जो है, माल है, वो विश्व स्तरीय प्रोग्राम में भाग लेंगे, वहाँ पर अपना स्थान बनाएगा। ये और साथ ही जो हमारे ईस्टर्न कॉरिडोर है वहाँ पर जो मोस्टली मिनरल्स और कोल है, आयरन ओर है, दूसरे प्रकार के ओर है, उनका वहाँ से एक्सपोर्ट भी हो सकता है वो पश्चिम बंगाल के पोर्टों से या और वहाँ से जो प्रोड्यूस होते हैं कोल और मिनरल्स जो हैं वो नॉर्थ जब आते हैं पावर प्लांट से या यहाँ की जो स्टील प्लांट हैं उनको बहुत भारी उसमें उनके समय में कमी आएगी और कॉस्ट में कमी आएगी। तो ओवरऑल जब भी इन चीजों की कॉस्ट में कमी आती है तो इकोनॉमी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत बड़ा लाभ मिलता है और कंज्यूमर तक वो लाभ पहुंचता है। Right. Very lots of profits there and benefits for the consumer. The government providing a lot of opportunities as far as the infrastructure is concerned. Railway is providing now new and faster means of freight carrying. Well, coming to you, Mr. Shailesh, we believe that the concept of dedicated freight corridors can be understood as we look back into the Indian Railways freight operation scenario. In the past, it was majorly the Golden Quadrilateral, linking the 4 metropolitan cities of Delhi, Mumbai, Chennai and Howrah. Now we have the concept of the Western Corridor, the Eastern Corridor for freight only services. The times clearly have changed, especially we are talking about post-COVID times. How much of a lean period are you looking at when we talk, despite the fact that we are talking about this freight corridor passing through some of the most industrialized areas in Haryana and Rajasthan and Gujarat, industries had closed as far as we know. Give us a clearer picture of what are the expectations in terms of returns that can be expected. Certainly. Before I go into specific industries and what is the current outlook, I would actually just like to spend a minute on logistics in general. See, logistics is nothing but getting a person from point A to point B, or a container or some goods from point A to point B. Now, the biggest concept in this is how long does it take? If a container takes 3 days from Delhi to Howrah or Delhi to Mumbai, then we have already lost the battle against global competition. And why only exports? Even if you want to take something from Delhi to Patna, or you want to travel from Delhi to Patna, why should it take 14 hours? Why cannot you do it in 7 hours? So there are 4 broad kinds of logistics movements. One is railways, the second is highways, the third is riverways and seaways, and the fourth is air. And of course, Honorable Prime Minister adds digital e-ways to that. Now, we had congestion largely in the routes between Delhi and Howrah and Delhi and Mumbai on the railways. Yes. And this dedicated freight corridor is actually going to lead not only to logistics for goods traffic, but it is going to be a huge benefit to individual passengers. आप और मैं जब ट्रेन से चलते थे पहले तो पता नहीं कितनी लेट होती थी ट्रेन,
अब ट्रेन टाइम पे चलेगी बिकॉज मालगाड़ी ढुलाई वाली वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे चलेगी. Yes. So this is an advantage not only to the business that is transporting goods from a place to B place. हमारे आपके जैसे लोग जब ट्रेन से चलेंगे तो we will be confident कि कोई एक्सप्रेस ट्रेन हमारी ट्रेन को पीटेगी नहीं. There will be enough time available for all trains to run on time. So that's what I wanted to just emphasize. Coming to the specific point about what is the status of industry. देखिए, we run a lot of highways in India, toll roads, and we keep analyzing the kind of traffic we have. I am happy to say that our income from these toll roads is more than what we were earning in December last year. That is December 2019 से ज़्यादा आमदनी हमें December 2020 में हुई. And when we analyze the kind of traffic that is going, except for one or two categories, all other categories have returned, including industrial output. So आज के दिन, I think the worst part of COVID was in April and May. Since June, the things have started improving, and especially September के बाद तो September, October, November, December have been actually pretty close to normal. So I am very optimistic that in the next 12 months, but for unforeseen shocks, our logistics and our business will always grow. My last point here is in terms of the next 10 years, what can we expect? We will have the eastern and western dedicated freight corridor fully operational. We will have other dedicated freight corridors from the railways, including, let us say, the Chennai to Bangalore. मैं फिलहाल चेन्नई में हूँ. Chennai to Bangalore dedicated freight corridor. साथ ही साथ we will have expressways, dedicated expressways. So as you know, the highway between little story. मैं 1990 में मुंबई से दिल्ली चला के आया था गाड़ी. 3.5-4 दिन लगे थे. अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रही है. I'll be able to drive the same distance in 16 hours, and we are going to make 22 such expressways. We are going to launch so many new airports, and we are going to specifically focus on waterways and transport. So the logistics scenario in our country is going to transform in the next 10 years. बिल्कुल. अभी हम बात करने जा रहे हैं. हमारे साथ PhD CCI से जुड़े हुए रंजीत मेहता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. रंजीत मेहता जी, अगर हम हाईवेज़ की बात करें तो हाईवेज़ भी काफ़ी अच्छे बन रहे हैं, लेकिन अगर हम माल को इधर से उधर ले जाने की बात करें तो थोड़ा सा ट्रैफिक और दूसरी दिक्कतें होती हैं, उसमें परेशानी आती है. और ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जिस तरह से बनाया गया है और औद्योगिक गलियारे को एक तरह से ये जोड़ता है और बंदरगाहों से भी ये जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में उद्योग जगत के लिए कितना बड़ा अवसर आने वाले समय में आप देखते हैं? उद्योग जगत कितना विकसित होगा इसकी मदद से? देखिए, जो लॉजिस्टिक एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी भी देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है. क्योंकि जब कोई आप माल बनाते हैं, इफ यू प्रोड्यूस समथिंग, अनटिल एंड अनलेस इट रीचेस आउट टू द मार्केट एट द राइट टाइम, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है. मैं अगर कोई आज माल प्रोड्यूस करूं, अगर वो सही वक्त पे सही जगह पे नहीं पहुंच पाता तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है. बिल्कुल. देयरफॉर आज हमारे देश में अगर आप फ्रेट की बात करें तो करीब 67% के करीब 60% के करीब रोड से जाता है. तो हमें अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है, जो इसमें जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर का एक कॉन्सेप्ट है, जो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल जो एक बनाया है, और ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है, जिससे कि सारे गुड्स में एक तो फास्ट मूवमेंट होगी, और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें टाइम पे रिलायबल है, बहुत ही रिलायबल है. और जो स्पेशली ये जो आज प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है, ये अपना वेस्टर्न कॉरिडोर में, ये जो है इस क्षेत्र के लिए ही बहुत उपयोगी नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए इसमें एक हम जो जिस तरीके से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं. लेकिन मैं कहूंगा ओवरऑल, अगर हमें ओवरऑल लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए हमें सबसे जो
बड़ी जिसमें हमें इमीडिएटली सब काम चल भी रहा है, वो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, अगर आप जिसमें कि इनलैंड वाटरवेज भी है, जिसमें पोर्ट्स को भी हमें एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, रेल में एफिशिएंसी के लिए बहुत अभी महत्वपूर्ण कदम उठा लिए गए हैं, और जीएसटी आने के बाद जो मूवमेंट ऑफ रोड, जो रोड के थ्रू फ्रेट का मूवमेंट हो रहा है, उसमें भी काफी एफिशिएंसी आ गई है, उसमें भी लोग काफी खुश हैं उससे। तो ओवरऑल जो हर तरीके से हर तरफ से जो एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्रिएट करने की दिशा में जो कदम चल रहे हैं, और इसमें मैं स्पेशली यहाँ पे एक बात जरूर मेंशन करना चाहूंगा, जो करीब 111 रिवर्स को जो नेशनल वाटरवेज बनाने की ऑलरेडी मंजूरी मिल चुकी है, जिससे एक बार जब ये वाटरवेज भी शुरू हो जाएंगे तो वाटरवेज से ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही एक इकोनॉमिकल है, और ट्रेन से ट्रांसपोर्ट करना उसके बाद ये इकोनॉमिकल है। अगर हमारा ट्रेन का जो जिस तरह से फ्रेट कॉरिडोर्स बढ़ेंगे और वाटरवेज भी शुरू हो जाएगा, तो ये एक मल्टी मॉडल जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनेगा, तो इसकी वजह से उद्योग जगत में और उद्योगपतियों के लिए, जो कारोबारी हैं, उनके लिए अपना सामान को, जब कोई भी गुड्स है एक जगह से दूसरी जगह में भेजने में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आएगी, उससे जो है एक तो कंज्यूमर को कम कॉस्ट में मिलेगा, और जो ग्लोबल मार्केट में जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे जब कॉस्ट कम आएगी तो हम उसमें कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। ये हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इसमें हमारे लिए आएगा, जो कि इस देश के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और ये करने में हम तभी सफल हो पाएंगे जब इस तरीके से सारे एफिशिएंट हमारे पास एक लॉजिस्टिक मूवमेंट सिस्टम बनेगा। तो ये उस दिशा में एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कदम है, और जो इससे जो लॉजिस्टिक पार्क्स बन रहे हैं जगह जगह, उससे जो है रोजगार बढ़ेगा देश में, और एक कॉस्ट में तो कमी आएगी, प्लस देश में जो है रोजगार बढ़ेगा, और मैं समझता हूं इस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। Right, Mr. Singh, here I'd like to ask you, going back, well, the target was 2020 to complete this freight corridor, and you've made it. The ministry has made it in time. We're looking at days of a lot of upheaval, months of upheaval because of the pandemic and so on. Ever since the exodus of laborers because of the stopping of industry, the stopping of construction and so on. The railways, however, appears to have lived up to its name as one of the largest employers in the world. It has provided employment to so many people. Take us through the journey of how it's been till the completion of these two freight corridors. It was sanctioned way back in 2007-8, but initially, there was beginning detailed planning and all, and land acquisition has started, but we witnessed the enactment of the new land acquisition act, under which land acquisition became little lengthy and a long process, because of which this project suffered heavily, because it is mostly greenfield, and at every step there is a requirement of land acquisition along the corridor. So we could acquire the entire land, almost 90% plus land only in 2015-16, after which actually the most of the contracts were awarded during that year in 2015 and 16, and then after that only the momentum, it has got the momentum required for commissioning. And as you are told, during COVID situation, because of the entire country was under lockdown with effect from 24th March, so all the construction sites, got halted, and there was no work could be done for almost 3 months. Then when because laborers had also want their villages, migrant labor, when they started coming back in June and July, then again this project picked up pace, because very special arrangements were made to bring back the laborers. All the agencies demobilized, and lot of effort was made to provide COVID-related protection and other precautions
require it, right? Because labor work in mass in such type of project. At one time, currently there must be more than 1 lakh labor on this project. So you can imagine the density of people working at site, and under those COVID circumstances, when you have to take a lot of precautions, it becomes very difficult to give full output. Despite that, our major contractors, which include Messrs. L&T, Tata, Alstom, DMR, Texmaco, mostly these contractors, along with their Japanese associates and international companies, they really rose up to the occasion and remobilized very fast, so that by middle of July we were almost back to the same pre-COVID level. And despite the monsoon situation, I must also mention it was not only COVID. By the time labor came back, this year was excessive monsoon. So we faced a lot of problems due to excessive rains also during all these months of July, August and September. And I would like to place on record my appreciation for the team DSCCIL, including the contractors, that despite all these adverse situations, they did not let the pace of project to go down. They maintained the pace, so that this. ठीक है सिंह साहब, अभी हम इस बारे में भी बातचीत करेंगे और साथ ही साथ ये भी बातचीत करेंगे कि पिछले 6 साल में कितना काम हुआ है। अगर हम माल वहन की बात करें या हाईवेज को विकसित करने की बात करें, फ्रेट कॉरिडोर को विकसित करने की बात करें, साथ ही साथ इनलैंड वाटरवेज को विकसित करने की बात करें, इस बारे में अभी हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शैलेश जी से हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। शैलेश जी, अगर उद्योगों की नज़रिए से हम बात करें, और उद्योगों की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, कच्चा माल लेके आना, या जो प्रोडक्ट तैयार होता है उस प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुँचाना, बंदरगाहों तक पहुँचाना, ये बहुत बड़ी एक ज़रूरत होती है। और इसके लिए पिछले अगर 5-6 साल की हम बात करें तो पिछले 5-6 साल में इनलैंड वाटरवेज डेवलप किए गए हैं, साथ ही साथ हाईवेज़ को काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप किया गया है, और फ्रेट कॉरिडोर्स तो अपने आप में एक जीता जागता उदाहरण है। और आज भी हम देख रहे हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री ने रेवाड़ी और मदारखंड को देश को समर्पित किया, साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को देश को समर्पित किया। इसमें कंटेनर के ऊपर कंटेनर होगा और अपने आप में दुनिया की पहली इस तरह की ट्रेन है। तो ये जो यात्रा है उद्योगों के नज़रिए से, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आपने बहुत सही कहा, इतना परिवर्तन हुआ है। मैं एक एक सेक्टर के अनुसार चलता हूँ। इफ यू स्टार्ट विद द रेलवे, इट इज नॉट जस्ट द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर व्हिच आई थिंक इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट, क्योंकि ये एक बार की बात नहीं है। अब आइंदा से अगले 50 साल तक ट्रैफिक ऑन फ्रेट विल बी मच फास्टर। और ये सिर्फ 2 ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तक सीमित नहीं रहेगा। इससे इंस्पायर होके अन्य डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हमारे देश में आएंगे। साथ ही साथ रेलवेज में ही ले लें तो रेल सेफ्टी हैज गॉन अप लाइक दिस। जितने अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स थे, सब में हमने अंडर पास बना दिया है, तो अब एक्सीडेंट्स न के बराबर होंगे। इसी तरह से अगर हम रेलवे स्टेशंस की बात करें तो आज के दिन हमारे एयरपोर्ट्स विकसित हो गए हैं, लेकिन अभी हमारे रेलवे स्टेशंस की प्रक्रिया चल रही है। अगले 5 साल में ये काफी बदलाव आ जाएगा। अगर हम हाईवेज की बात करें तो
तो पहले हम लोग सिर्फ 2 लेन टू 4 लेन हाईवेज बनाते थे या 4 लेन टू 6 लेन हाईवेज बनाते थे। अब हम ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवेज बना रहे हैं, जिससे दाम भी कम लगेगा और गति भी बढ़ेगी। साथ ही साथ वी फॉरगेट अबाउट द डिजिटल सक्सेस ऑफ आवर कंट्री। आप यकीन करें, 2016 नवंबर में हमारी कंपनी की इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन थी 2%। जी। नवंबर 2020 में ये बढ़ के हो गई 82% और अचानक जो टाइम लगता था टोल प्लाजाज पे, लोगों को वेट करना पड़ता था, क्यूज बनती थी, ऑल दैट इज ऑफ द पास्ट। नाउ ट्रैफिक क्रूजेस थ्रू। सिमिलरली जीएसटी के कारण इंटरस्टेट बैरियर्स आपको दरअसल हमें रोकना पड़ेगा क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है और डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आप दर्शकों को वहीं लिए चलते हैं। पिछले साल में बहुत दफा हम लोगों ने इसी प्रकार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के माध्यम से समय समय पर स्थिति का विश्लेषण किया है। भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस बनाई, लगातार उनको आपके साथ शेयर किया, डिस्कस किया, आपकी प्रॉब्लम्स को सुना समझा, उसके अनुरूप उन समस्याओं के समाधान किए। और अभी 2021 में इस बात की हमको संतोष है कि आज जब मैं विश्लेषण करता हूं तो ध्यान में आता है कि सारे देश में पिछले एक साल में, यानी आज सुबह का अगर मैं डाटा देखता हूं तो ध्यान में आता है कि 1,03,95,000 और 278 केसेस जो है सारे देश में हुए। लेकिन उससे भी ज़्यादा संतोष की बात यह है कि इन 1,03,00,000 केसेस में से आज सुबह तक 1,16,859 लोग, आप सबके, डॉक्टरों के, हमारे कोविड वॉरियर्स के, सभी के प्रयासों से वो ठीक होकर अपने अपने घर लौट गए। और जो हमारे एक्टिव केसेस हैं वो अभी देश में केवल 2,28,083 केसेस एक्टिव हमारे बचे हैं। जो केसेस 24 घंटे में पिछले कुछ समय पहले संख्या एक प्रकार से 1 लाख तक लगभग पहुंच गई थी, आज हमारे 24 घंटे में पिछले 20,346 केसेस केवल हुए हैं। आप सब जानते हैं कि आप सबकी मेहनत के कारण सारे देश का जो फैटेलिटी रेट है वो संभवतः दुनिया में सबसे कम फैटेलिटी रेट्स में से है, 1.45%, 1.45%। और रिकवरी रेट भी दुनिया के सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट्स में से है, 96.36%। हम सब ने जो मिलजुल कर प्रयास किए, मैं देख रहा था कि लगभग 15,500 डेडिकेटेड हेल्थ फैसिलिटीज़ हम सब लोगों ने मिलकर क्रिएट की देश में, जिसमें लगभग 18.5 लाख बेड्स क्रिएट किए गए। ये जो कोविड की हॉस्पिटल्स, कोविड डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर्स और कोविड केयर सेंटर्स की मैं बात कर रहा हूँ। और इसी प्रकार से 12,673 क्वारंटाइन सेंटर्स हमने क्रिएट किए। यानी जो कुछ भी कम से कम समय में सब मिलकर कर सकते थे वो सब कुछ किया। आप सब जानते हैं कि एक लैब से जो यात्रा शुरू हुई थी वो आज 2,300 की संख्या को हम पार कर चुके हैं देश में लेबोरेटरीज की दृष्टि से। जहां कुछ हज़ार टेस्ट करते थे वहां आज 1 मिलियन से ज़्यादा टेस्ट हम कर रहे हैं। सारे देश ने लगभग 17 करोड़ टेस्ट कर लिए हैं। और इस संदर्भ में ये सब कुछ निश्चित रूप से हम सबको, जो लोग इस कोविड काल में जिनको अपने प्राण गंवाने पड़े, चाहे वो
कोविड से प्रभावित मरीज थे, चाहे वो हम सबके साथी कोविड वॉरियर्स थे, उन सब के लिए हम सबको बहुत दुख है, कष्ट है। उनकी पवित्र स्मृति को हम सब लोग मिलकर स्मरण करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके परिवार। Welcome back. Union Health Minister Dr. Harshvardhan there. While lamenting the loss of lives due to the COVID pandemic, he lauded the success of India's corona warriors, our frontline health workers, India's success in the fight against the COVID pandemic, and the government's efforts to ensuring care to COVID patients. He said that our labs now have crossed the number of 2,300. More than 17 crore tests have been undertaken, among other statistics that he spoke about. दरअसल पूरे देश में 8 तारीख को ड्राई रन होना है वैक्सीनेशन का, और उसको लेकर के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने जो विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री हैं या विभिन्न राज्यों के जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक उनकी ओर से की गई है, और इस बैठक के बाद वो मीडिया को संबोधित कर रहे थे और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां उन्होंने दी हैं। और आइए अब हम अपने कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत की ओर वापस लौटते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान अभी भी जुड़े हुए हैं और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम फ्रेट कॉरिडोर्स की बात करें, माल वहन की बात करें, या जो इंडियन रेलवे किस तरह से माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, उसमें किस तरह से नए आयाम जुड़ रहे हैं, उसकी अगर हम बात करें तो रंजीत मेहता हमारे साथ मौजूद हैं, डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल हैं PSDCCI के। मेहता साहब, अगर हम फ्रेट की बात करें और ख़ासकर आपने देखा कि अभी कोरोना काल चल रहा था, अब जाके मुश्किल से वैक्सीनेशन की तैयारियां देश में चल रही हैं। जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री बता रहे थे कि ड्राई रन 8 तारीख को होना है पूरे देश में, 2 वैक्सीन देश के अंदर तैयार हो चुकी हैं, मेड इन इंडिया वैक्सीन है। पूरा देश इस कोरोना महामारी से जूझ रहा था। हम देख रहे हैं कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो इस महामारी से बुरी तरह से जूझ रहे हैं। इस सब के दौरान जिस तरह से ये काम हुआ है, चाहे आप वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर की बात करें या ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें, इसको आप किस तरह से देखते हैं? वहां पर ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला। देखिए, ये जो कोविड-19 का पीरियड था, इससे जो है हर किसी ने कुछ न कुछ जरूर सीखा है। और जो प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी नागरिकों को एक मैसेज दिया था कि ये जो क्राइसिस है हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी का वक्त है। और इस वक्त में देखें तो मैक्सिमम जो हमारे कई ऐसे इनोवेशंस देश में हुए हैं। अगर आप देखें, अगर मैं थोड़ा कोविड की बात करें तो मार्च 2020 में जब 25 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ, हमारे देश में एक भी PPE किट जो है बनाने वाला जो है उद्योग वाले कोई भी नहीं थे। लेकिन विद इन 2 मंथ जो है 8 लाख PPE किट प्रतिदिन हमारे देश में बन रही थी। तो ये हमारे देश के जो उद्योगपतियों का, उद्यमियों का जो है एक इनोवेटिव स्पिरिट जो है, एक स्पिरिट है, वो ये देखी कि कितनी बड़ी हमारे लोगों के बीच एक टैलेंट है, उसको देखने को मिला। और जो पर्टिकुलरली जो हम इस बीच में लॉजिस्टिक की बात करें तो मैं समझता हूं कि लॉजिस्टिक का जो सबसे, हालांकि जो नेग्लेक्टेड क्षेत्र रहा है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस कितनी बड़ी है। जब लॉकडाउन हुआ तो 3 दिन के अंदर सभी लोग समझ गए कि लॉजिस्टिक का कितना बड़ा योगदान है, और बिना लॉजिस्टिक के हम आज के इकोनॉमिक वर्ल्ड को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो आज अगर हम कोविड-19 की वैक्सीन जो बन गई है, उसमें पूरे देश में किस तरह से उसका किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह में ले जाया जाएगा, उसमें भी हमारा जो है लॉजिस्टिक ही काम आएगा। इसलिए जो है, अगर हमें आर्थिक प्रगति करनी है, अगर हमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस अगर हमें चाहिए, तो डेफिनेटली लॉजिस्टिक्स जो सेक्टर है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है। इट्स लाइक ब्लड रनिंग इन योर वेन्स। सो इसलिए जो है लॉजिस्टिक सेक्टर अगर हमारा मजबूत होगा तो सीमलेस होगा। सबसे बड़ी बात है, इसमें सीमलेस कनेक्टिविटी की जरूरत है। और जो स्पेशली इस सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में जिस तरीके से हाईवेज बन रहे हैं, जिस तरह से रोडवेज बन रहे हैं, वाटरवेज पे फोकस है, पोर्ट्स पे फोकस है, एयरपोर्ट मॉडर्नाइजेशन में फोकस है, तो ये कॉरिडोर्स बन रहे हैं, ये एक उस दिशा की तरफ ये एक ऐसा कदम है जहां कि हम दुनिया के विकसित देश, जहां पे कि एक लॉजिस्टिक कॉस्ट है जो कि 8 to 9% है, ये सारे जो हमारे कलेक्टिव एफर्ट्स हैं,
उसी दिशा की तरफ हम जा रहे हैं। अगर हमें इसी तरीके से जो फोकस सरकार का है, इसी तरीके से ये काम इस दिशा में हमें उम्मीद है कि चलता रहेगा और चल रहा है, तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है दुनिया में सबसे कम होगी। और उसको करने के लिए हम लोग पूरे इसमें वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। और जिस तरीके से एक आत्मनिर्भरता का जो प्रधानमंत्री जी ने एक स्लोगन दिया है, जो मिशन की तरह हर देशवासी इसको ले रहा है, और जो इसमें एक नई दिशा देश को दी है आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने की, ये एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कदम है। और इसी दिशा में जो ईस्टर्न कॉरिडोर है, वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और जो एक वाटरवेज, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 111 नदियों को जो ऑलरेडी नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किया गया है, वो जब इसमें पूरा तरीके से काम शुरू होगा तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत कम आएगी, क्योंकि वाटरवेज से लॉजिस्टिक कॉस्ट काफी कम डेफिनेटली हो जाती है। तो ये चारों दिशाओं में जो काम चल रहा है, इट्स वंडरफुल एंड वी मस्ट कांग्रेचुलेट द गवर्नमेंट फॉर दिस। Right. While we congratulate the government and we talk about economic prosperity, Mr. Ranjit, well, the Indian economy has always been highly dependent on a few core sectors: coal mining, power, steel, fertilizers, cement production and petroleum. With the expansion of the logistics, with the expansion of the logistic facilities, can I say, with the establishment of these dedicated freight corridors, will there be also an expansion in the core sectors? Will more other sectors, will we be able to diversify as far as strong economic factors are concerned? You see, you have asked a very important question. Today, if you see, 90% of coal is being transported through the railways. So therefore, this eastern and western corridors is a concept where I think it will ultimately lead us to the seamless connectivity. And ultimately whatever goods that we are producing in our factories, in our mills, until and unless that goods reaches on time to the consumer, and on time and with reliable sources. This is very important. The goods should not be wasted on the transit. So these economic corridors are extremely important. Actually, I would say that logistic cost, though it is a cost for us, but ultimately that is also contributing towards the growth of the economy. Because that particular, the cost is ultimately it's a contributor. And logistics sector especially is extremely important because it gives employment to millions of people in our country. And right now, during the COVID periods, this sector was hardest hit. ठीक है सर, दरअसल हमारे इस कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है और इस कार्यक्रम में हमने इनलैंड वाटरवेज पर भी कार्यक्रम किया है, हमने हाईवेज पर कार्यक्रम किया और आज का दिन तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वेस्टर्न फ्रेट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की अगर हम बात करें और खासकर जो डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन की अगर हम बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण आज का दिन है और काफ़ी फ़ायदा आने वाले समय में इसका न सिर्फ उद्योग जगत को बल्कि जो दूसरे उद्योग भी होंगे उनको भी इसका फ़ायदा होने वाला है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इसी के साथ अपने इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार। A very significant day, as both our guests also pointed out, as far as logistical infrastructure in India are concerned, putting us at par with the most advanced countries in the world. As the Prime Minister said, it's a game changer. But the development process in India, he also reiterated, has to progress 3 times more rapidly, with 3 times more force. On that note, we end this edition of Atmanirbhar Bharat. We will be back again tomorrow at the same time. Meanwhile, keep watching DD News and DD India. Namaskar. Namaskar.